अब हम बात करते हैं प्रोविजन और रिजर्व के पर्पस के ऊपर। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब पर्पस के ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रोविजन का क्या पर्पस है। देखो, अगर हम अपनी बुक्स में प्रोविजन को नहीं दिखाएंगे, आप सोचें प्रोविजन का ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ के आए हैं, प्रोविजन पीएनएल के डेबिट में आता है। मान लो अगर हम इसको डेबिट में नहीं लिखते तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जानबूझ के ज्यादा शो होने लग जाए, क्योंकि एक खर्चा मैं कम दिखाऊंगा प्रोविजन के नाम का, तो उतने रुपए से प्रॉफिट ज्यादा शो होने लग जाएगा ना। तो ये एक गलती, क्योंकि प्रोविजन आपको बनाना चाहिए, आपको फ्यूचर में पैसे देने तो उसका खर्चा तो दिखाओ ना, बस आपको उसका अमाउंट नहीं पता ना। तो जितना आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, वो लगा के उस खर्चे को दिखाओ ना, तभी तो आपका नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट पता लग पाएगा। और अगर मान लो आपने पीएनएल में नहीं दिखाया तो दूसरा इफेक्ट प्रोविजन फॉर टैक्स है। मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स कहां पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। पीएनएल के डेबिट में लिख के उस प्रोविजन को टू प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको दूसरा अमाउंट कहां पे लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आए हो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को लाइबिलिटी में दिखाओगे तो आपकी जो एग्जैक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता लगेगी ना। अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाते, एक तो आप प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहे हो, दूसरा आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी नहीं दिखा रहे, तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को छुपा रहे हो ना, जो एग्जैक्ट वाली है। मतलब आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगती है और दूसरा आपका नेट प्रॉफिट भी एग्जैक्ट आता है। समझ रहे? तो ये दो बातें हैं। उसके बाद प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर, जो खर्चे पक्के हैं या कुछ लाइबिलिटी पक्की हैं, नॉन है, उसके लिए जो बनाया जाता है फ्यूचर में, वो हमारे लिए प्रोविजन होता है। जबकि रिजर्व नॉन खर्चों के लिए नहीं बनाया जाता, नॉन लाइबिलिटी के लिए नहीं, अननोन पर्पस के लिए, अनफोर्सिन लाइबिलिटी के लिए। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, मान लो एक एसेट्स है, हमें पता है उसकी लाइफ 10 साल है, और 10 साल में ना वो हमारे से रिपेयर के नाम के कम से कम 1 लाख रुपया तो मांग ही लेगी वो एसेट्स, बार बार रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयर का खर्चा जो है ना पक्का है 10 साल के अंदर। वो हो सकता है हमने 1 करोड़ की खरीदी है, 50 लाख की खरीदी है, 70 लाख की खरीदी है, वो एक अलग पॉइंट है। मुझे ये पता है कि मुझे ये खर्चा उसका करना है, नॉन लाइबिलिटी है, मतलब नॉन लॉसेज है, फ्यूचर में होने तो है ना। रिपेयर तो करवाओगे, बिना रिपेयर के तो मशीनरी नहीं चलाओगे ना। वो जो रिपेयर का खर्चा है आपको निकालना तो पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि 1 लाख का खर्चा होना है, पहले साल तो 5,000 हुआ है, चल पीएनएल में 5 ही दिखा देता हूं। अगले साल वो खर्चा 20,000 हो गया, चल पीएनएल में 20,000 दिखा देता हूं। फिर अगले साल वो खर्चा 30,000 हो गया, फिर पीएनएल में 30,000 दिखा देता हूं। फिर चौथे साल में 7,000 हो गया, फिर 7,000 दिखा देता हूं। ये तरीका ठीक नहीं है। आपको इतना अंदाजा है कि इसने 10 साल में हमारे से 1 लाख ले लेने हैं, तो उस खर्चों को डिवाइड ना कर दो 10 साल में। मतलब मैं पीएनएल में हर साल प्रोविजन बना देता हूं रिपेयर के नाम का 10,000 रुपए, 10 सालों में वो 1 लाख पूरे हो जाएंगे। अब मान लो आप कहोगे कि सर खर्चा तो हमने प्रोविजन का 10,000 दिखाया था, लेकिन हुआ तो 5,000। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो 5,000 बाकी प्रोविजन में पड़े रहने दो, 5,000 तो यूज हो गए ना प्रोविजन में से। आपने प्रोविजन पहले साल 10,000 का बनाया और खर्चा हुआ आपका 5,000, तो आपने 5,000 जो है वो आपके बच गए ना, प्रोविजन आगे काम आ जाएगा। फिर अगले साल ना फिर हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया। सोचो पहले साल जब आपने प्रोविजन बनाया था 10,000 का, उसमें से कितने यूटिलाइज हुए थे, 5,000, बाकी प्रोविजन बचा पड़ा था ना 5,000। अब करंट ईयर में आपने फिर से 10,000 का बना दिया, तो आपके पास पिछला 5,000 का पड़ा था प्रोविजन, करंट ईयर का पड़ा है कितना, 10,000 रुपए, तो टोटल 15 का है। और इस साल हुआ भी खर्चा 15 का ही है। समझ रहे बात को, पिछले साल 5 का होता, इस साल 15 का हो तो इक्वल हो गया ना, बराबर 20 बन गए ना। तो कहने का मतलब है कभी प्रोविजन से ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। हमें हर साल प्रोविजन 10,000 रुपए दिखाना है। तो इक्विटेबल करता हूं मैं उन खर्चों को, बस जो मुझे पता है कि टोटल मिला के इतने होने हैं, तो उसको 10 सालों में बांट दो ना। ठीक है, 1 साल के ऊपर बर्डन डाल दूं मैं 20,000, 1 साल में डाल दूं 30,000, 1 साल में डाल दूं 5,000। ऐसा कोई ठीक नहीं है कि भाई इतने जेब से पे होंगे उतना ही खर्चा दिखाऊं, तो ये चीज गलत है। तो इसीलिए प्रोविजन जो है इक्विटेबल करने के लिए एक्सपेंसेस को बनाया जाता है। और उसके बाद बात करते हैं रिजर्व का क्या पर्पस है। रिजर्व किसी भी अनफोर्सीन लाइबिलिटी या लॉसेस के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटीज है, और हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है, मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। देखो आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े होंगे ना लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि रिजर्व, वैसे तो ये बताओ रिजर्व लाइबिलिटी में होगा क्यों, कैपिटल भी तो लाइबिलिटी में होती है। कैपिटल किसकी है, मालिक की, और मालिक बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो रिजर्व भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो भी तो मालिक को ही देने हैं, कमाई उन्हीं की है।
जो कैपिटल है उनका लगाया हुआ पैसा है, और रिजर्व क्या उनका कमाया हुआ पैसा है। तो बिजनेस के लिए तो दोनों ही लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एक अलग से पर्सन है। उस पर्सन ने उस मालिकों को एक तो उनकी कैपिटल के पैसे देने हैं, प्लस उसके रिजर्व जो पड़े हैं वो भी उन्हीं के ही हैं। बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है ना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे वर्ड आया था ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, यहां पे हम उसको स्ट्रेंथ कर रहे थे। यहां पे अगर हम प्रोविजन नहीं बना रहे थे तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग दिखाने का दिखावा कर रहे थे। अगर हम प्रोविजन नहीं बनाते तो यहां पे अगर हम रिजर्व बनाते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ करते हैं पोजीशन को, हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना रिजर्व पड़ा है। तो ये हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए होता है, और ये उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है पोजीशन को। उसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब हम अपने डिविडेंड को इक्वलाइज करते हैं। अब ये बात भी सोचने की, इक्वलाइज क्या होता है। मुझे एक बात बताएं, बिजनेस ना अपने मालिकों को, शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड देता है। अब एक बात खुद सोचो, एक साल ना बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने सोचा ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा डिविडेंड दे दो। अगले साल फिर प्रॉफिट हो गया, फिर डिविडेंड दे दिया। अब एक बात सोचो, अगर हर साल आप ऐसे ही प्रॉफिट होता जाएगा और उतना उसी हिसाब से डिविडेंड देते जाओगे, किसी साल लॉस हो गया, उनकी तो उम्मीद आपसे बन गई ना। वो शेयर होल्डर जो है वो तो हमारी बिजनेस में पैसा लगा के बैठे हैं, उनकी तो एक्सपेक्टेशन पता है क्या हो गई, भाई हर साल मोटा पैसा मिलता है इस कंपनी से, किसी साल लॉस में चले गए तो आप अपनी जेब से कैसे पैसा निकालोगे, और अगर नहीं निकाल पाए तो आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी डाउन होगी, आपको पता है। इसीलिए पता है क्या करना चाहिए, अगर आपको मोटी कमाई हो भी रही है ना तो डिविडेंड फिर भी कम दो, थोड़ा थोड़ा खिलाओ। ऐसा नहीं कि एक साल में पूरा डिविडेंड दे दो, अगले साल देने का हिसाब किताब ही ना बने। क्या करो, अगर आपने 30,000 कमाए हैं तो डिविडेंड के नाम के 10,000 दो, 20,000 संभाल के रखो। अगले साल फिर 30,000 कमाई हुई है तो 10,000 दो, फिर 20,000 बचा के रखो। अब टोटल जो 40,000 बचा रखे हैं, तीसरे साल लॉस हो गया मान लो हमारे को, अब लॉस हुआ ना, 40,000 रुपए जो पहले से जो हमारे पास पड़ा हुआ था, बचा के पैसा रिटेन करके रख रखा था, वो काम आएगा कि नहीं उनको डिविडेंड देने के लिए, वो भी शांत रहेंगे। और अगर वो शांत नहीं रहेंगे तो हमारे शेयर्स की वैल्यू भी डाउन करेंगे। समझ रहे बात को। तो हमें क्या है, डिविडेंड देना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बारी में ही सारा डिविडेंड दे दो। डिविडेंड आप सोच समझ के दो। इसलिए जैसे यहां पे हम खर्चों को इक्वलाइज कर रहे थे ना, ये बाहर के लोगों के लिए थे। ये खर्चे जो हमने बाहर किसी को पे करने हैं, बिजनेस से बाहर हैं, ये बिजनेस के मालिकों को देना है। इसलिए डिविडेंड को हम खर्चा नहीं बोल सकते, डिविडेंड को क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट बांटना, डिवाइड करना, डिविजिबल होना, किसके अंदर, शेयर होल्डर के अंदर। तो आप ऐसा करें कि हर साल एक इक्वल अमाउंट डिविडेंड का दें। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तब भी कम दें, कई बार लॉस हो जाता है तो वहां से कवर किया जा सके जो पहले प्रॉफिट बचे पड़े थे उसमें से। इसलिए इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड में भी रिजर्व काम आता है। और टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लाइबिलिटी। और हमारी, अब मैंने आपको एक वर्ड बताया कि वैसे तो अनफोर्सीन लाइबिलिटी के लिए बनता है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी भी तो हो सकती है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हैं, अब वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है। ठीक है, एक बार तो पास्ट में होने वाले इवेंट के कारण मुझे कोई मजबूरी है तो वो प्रोविजन बोला जाएगा ना। अगर मैं उसके लिए पैसा निकाल रहा हूं, मेरा कोई पास्ट का इवेंट थोड़ा, मैं तो फ्यूचर के लिए निकाल रहा हूं ना, फ्यूचर की किसी पर्पस के लिए, तो वो मेरे लिए क्या है, स्पेसिफिक लाइबिलिटी के लिए भी काम आता है। तो मैंने आपको इस क्लास के अंदर पर्पस और इंपॉर्टेंस समझाई, किसकी, रिजर्व्स की, ठीक है, प्रोविजंस की भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे अब।